In previous class, we have learned Bohr's atomic model. Today, we have to learn application of Bohr's atomic model. There are following 4 applications here. One is to calculate radius of an orbit of an atom. Just like it is nucleus, it is one orbit, two orbit. We have to calculate radius. Just like it is the radius of this orbit, it is the radius of this orbit. We have to calculate radius of an orbit on the basis of Bohr's atomic model. We can just like say that distance of electron revolves on orbit, so we can say distance of electron from nucleus, both are same thing, radius of an orbit or distance of electron from nucleus. We can calculate on the basis of Bohr's atomic model. Second thing is velocity of electron, in which velocity electron revolves, and energy of electron, in with which energy electron revolves. And last thing is how can we explain hydrogen spectrum on the basis of Bohr's atomic model. We can see, but one by one. First of all, we want to calculate radius of an orbit. First of all, we have to see, calculate radius of an orbit. So we can see the radius of, how can we calculate radius of an orbit. Now let us go. तो हमें ऑर्बिट की रेडियस को पता लगाना है कि रेडियस का पता हम कैसे लगा सकते हैं। बोर के एटॉमिक मॉडल के आधार पर चलते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर तभी जो है उसे रिवॉल्व कर सकता है, मूव कर सकता है सर्कुलर पाथ पर, तभी जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स यदि आप किसी सर्किल में कोई चीज घुमाते हैं तो सेंटर की ओर जो बॉल लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से जो दूर लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज जो है सो कि सर्कुलर पाथ पर चक्कर नहीं लगा सकता है। तो दोनों इक्वल होते हम जानते हैं। तो इसका मान मुझे मालूम है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना, Jd²/r²। आप कहोगे सर कहाँ से पता लगा लिए, हम तो आज तक नहीं जानते थे, आपको कैसे पता लग गया। हम बताते हैं, हमने पढ़ा था सर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़े थे सर। तो उस कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि यदि एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, मान ले कि इस चार्ज ई है, यहाँ भी चार्ज ई है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो कूलम्ब साहब ने कहा था कि दोनों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वह फोर्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट यानी E इंटू ई, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए यहीं से हम निकाल सकते हैं, इसीलिए F इक्वल हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल Z के बराबर मान लो आया, और E² और बटन बाई ये हम लोग r² कर सकते हैं। तो यही Jd²/r² मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप भी जानते थे, पहले से जानते थे, आज मैंने आपको रिमाइंड कर दिया, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू Jd²/r², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं Mv²/r, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़े हुए हैं। यहाँ से देखते हैं कि r से स्क्वायर यहाँ खत्म हुआ, तब v² मुझे पता लगाना, तो v² m नीचे आ जाएगा, तो v² Jd²/m इंटू r, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़ा था मैंने कि
एंगुलर मोमेंटम NH/2 के इक्वल होगा तभी वो ऑर्बिट्स पॉसिबल है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2, तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr इक्वल टू NH/2। तो यहाँ से भी हमने निकाला है, तो mr नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया है बिलो में, ठीक। हमने स्क्वायर कर दिया इसका, तो v स्क्वायर ये हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो हम देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 में कि दोनों तरफ v स्क्वायर है, इसीलिए LHS इक्वल है, तो निश्चित रूप से RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये और ये इक्वल हुआ, मैंने दोनों को इक्वल किया और यहाँ से देखा कि m से इसका स्क्वायर और r से इसका स्क्वायर खत्म हुआ। हम यही r को उठाकर यहाँ पर ले जाते हैं और इसको नीचे उतारते हैं। तो r को हम यहाँ ले जाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, तो r यहाँ गया और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि n स्क्वायर बाई n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m जेडी स्क्वायर, यानी मुझे फॉर्मूला मिल गया है सर। इसका फॉर्मूला मुझे मिल गया कि हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, इसी r को मुझे निकालना था, तो हम r का मुझे फॉर्मूला मिल गया। अब चलते हैं कि किसी भी कक्ष का मुझे निकालना हो, तो पहल हम जो चाहते हैं कि जो ऑर्बिट है उसमें हम लोग n यानी कि पहले कक्ष की हम लोग जो है सो की पहले कक्ष की फर्स्ट कक्ष की हम लोग जो है सो की रेडियस निकालना चाहते हैं। लेकिन एक शर्त और ले लिए हैं कि जब z इक्वल टू 1 यानी एटॉमिक नंबर कितना हो, 1 हो, यानी कि वैसा एटम ले जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता। आप तो जानते हैं कि वो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, हीलियम का 2 होता है, ये हम लोग तो मालूम है पहले से। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम का हम देखते हैं कि वैसा एटम को लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन एटम है। चलते वहीं से बात करते हैं, तो n जहाँ रखे हैं वहां पर, तो जब निश्चित रूप से जब ऐसी बात करते हैं n का मान जब 1 हो जाएगा तो r इक्वल टू r1 हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट कक्ष की रेडियस निकाल रहे हैं, तो r की जगह पर r1 मैंने कर दिया, n की जगह पर 1 के स्क्वायर ले लिया और h का वैल्यू मुझे पता है, मैंने उसका स्क्वायर ले लिया है, सीजीएस सिस्टम में लिया है, ठीक है ना, 4 और ये पाई का वैल्यू मैंने रख दिया है, m का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास, इसका वैल्यू रख दिया है सीजीएस सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सीजीएस सिस्टम में मैंने रखा है, सीजीएस सिस्टम में मैंने रखा है, इसका स्क्वायर किया और इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो मुझे 0.529 10⁻⁸ सेंटीमीटर मिला। इसको मैंने मीटर में चेंज किया और आप जानते हो 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम कहते हैं। तो लगभग यानी कि पहले ऑर्बिट की फर्स्ट ऑर्बिट की हमको रेडियस मिल गया r1 कितना 0.529 एंगस्ट्रम मुझे मिल गया है। ये कोई वैल्यू स्थिति के अनुसार हम यूज कर सकते हैं। एक चीज मुझे देखने को मिला है सर कि इतने दूर में हम जाते हैं r के सामने, तो ये h कांस्टेंट है, बदलता नहीं है, 4 नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, m नहीं बदलेगा, e का वैल्यू नहीं बदलेगा। बदल कौन रहा है, बदल तो n रहा है और z रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z स्क्वायर। n स्क्वायर का प्रोपोर्शनल और z का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी किसी भी कक्ष के लिए आप त्रिज्या निकालने चलते हो इतना गुना भाग आपको नहीं करना पड़े। हम यही काम है कर रहे हैं कि आपको इतना गुना भाग की जरूरत नहीं पड़े, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। आपको मैं एक ट्रिक देता हूं कि आप आसानी से आप किसी भी ऑर्बिट की आप रेडियस को निकाल सको। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दिया कि ये एक्चुअली हम देख रहे हैं यहाँ से कि r जो है सो प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z का, बाकी तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ सीधे लिख दिया। और ये प्रोपोर्शनल का हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो हमने अभी आपको देखा है कि h को लिया था 4 पाई m e, इस सब का हमने जो है सो कि मल्टीप्लाई और डिवीजन किया है, तो मुझे एक वैल्यू मिल गया है, कांस्टेंट वैल्यू कितना के इक्वल है r1 के। तो मैंने वही लिखा है कि सब कांस्टेंट को मिलाकर हमको एक कांस्टेंट मिला है r1 और उसका वैल्यू मुझे पता है, तो r1 × n स्क्वायर बाई z। अगर ऐसा हो जाए कि z 1 ही ले लेते हो तो ऐसी स्थिति में rn इक्वल टू r1 × n स्क्वायर, किसी भी ऑर्बिट की आप रेडियस एकदम ध्यान से निकाल सकते हो। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच लाइक एटम, कि आप जो है सो कि थर्ड ऑर्बिट का जो है सो कि थर्ड ऑर्बिट की रेडियस हमको बता दीजिए। और कैसा एटम है, तो एच लाइक एटम है। जैसे ही एच लाइक एटम देखा हम समझ गए कि जेड का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 1 है।
तब तो हम ध्यान से इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कि Rn = R1 × n स्क्वायर, और Rn का मतलब कि थ्री ऑर्बिट का मुझे निकालना है, तो 3 ऑर्बिट का मैं रेडियस निकाल रहा हूं, और मुझे मालूम है कि R1 का वैल्यू मुझे पता है, इसी 0.529 को मैंने 0.53 कर दिया है, क्योंकि 29 है तो 3 कर सकते हैं, इनटू, और ये n का मान, n है कौन सा, 3/3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, बस इसका मल्टीप्लाई किया, मुझे आ गया 4.77 एंगस्ट्रम। इस तरह से हम एकदम आपको एक बहुत सा अच्छा सा जो है ट्रिक दे दिए कि किसी भी ऑर्बिट का एकदम आराम से, बिना बेचैनी में एकदम आराम से छोटा सा एक फॉर्मूला दिया, आप यूज करोगे और जो है कि आपका आराम से जो है कुछ रेडियस उसका निकाल सकते, रेडियस का जो वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस एकदम आसानी से निकाल सकते हो। मैंने आपको एक सूत्र दे दिया। फिर मिलते हैं आपसे अगले एप्लीकेशन के लिए। थैंक्स।